हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पर। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ेंगे काव्यांश और उसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही हम करेंगे पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश दोनों की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ मैं पढ़ाती हूँ प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल के लिए, मैथ्स, एबीएस एंड हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट, साथ में पेडागोजी भी। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले उसको रीड कर लेते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार बारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विभल, झरते हर सिंगार बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ को रीड कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है। पंखों से फैले क्या हैं, ताड़ों के दल, और लंबी लंबी अंगुलियाँ चौड़े करतल, और उन पर क्या पड़ रहा है, बारी की उन पर चंचल। बारी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर बारी का अर्थ होता है जल से, या यहाँ पर झरती बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विहल। कैसे हिला रहे हैं, सुख से विहल, बहुत ज़्यादा खुश हैं। झरते हर सिंगार बेला, हर सिंगार के फूल जो हैं, अगर आपने देखा होगा तेज़ बारिश होती है तो जो फूल खिले हुए होते हैं वो पानी के धार के आगे गिर जाते हैं, वो नहीं रुक पाते हैं। और कली क्या हो रही हैं, तब क्या होता है जब वर्षा होती है तो नई नई कलियाँ निकलने लगती हैं। कली बढ़ती पल पल, हंसमुख हरियाली के आगे खगकुल गाते मंगल। खगकुल की बात क्या हो रही है, पक्षियों की बात हो रही है। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, मंगल गा रहे हैं। चलिए देर न करते हुए बातें अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है। तो हमने अभी पैराग्राफ में देखा पंखों से फैले, पंखों से की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए पहले एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दलों से, पंखों से, अंगुलियों से, या हाथों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंखों से। पंखों से यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, ताड़ के पत्तों की तुलना की गई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कविता में बारी से तात्पर्य है। बारी से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर बारी का तात्पर्य किससे हो रहा है। तो यहाँ पर आप बारिश नहीं बोलेंगे, इसको तलवार नहीं बोलेंगे, खड़ग नहीं बोलेंगे, बारी बोलते हैं जल, जल का पर्यायवाची होता है बारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है थर्ड में देख लेते हैं। कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है। प्रकृति को किस चीज़ से सुख मिल रहा है, झरनों के टपकने से, ताली बजाने से, पक्षियों के गाने से, या बारिश होने से। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सब क्यों खुश हैं, तभी तो खुश हैं जब वर्षा हो रही है, पेड़ पौधे धरती। और जो कविता में प्रकृति है वो किससे खुश है, बारिश के होने से ही सब लोग यहाँ पर खुश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 4। सुख से विभल होने से क्या तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट देख लेते हैं। नहीं की बात हो रही है, मेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सुख से विहल अर्थात सुख से खुश होना कौन नहीं है, यहाँ पर ये देखना है। उल्लासित होना ये तो हो जाएगा, प्रफुल्लित होना भी वही होता है, विषाद युक्त होना, विभोर होना, विभोर होना भी खुश होना ही होता है, और विषाद युक्त होना है क्या, दुखी होना, अर्थात दुख होना किसी को। तो यहाँ पर दुख की बात हो रही है, विषाद युक्त होने की बात हो रही है, तो ये दुखी होने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें निगेटिव पॉइंट देखना था और ये निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर 3 पॉइंट सेम दिए हैं और एक अलग होता है, तो भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता और आपको अच्छे से अर्थ निकालना आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 5, 4 हो चुका है कंप्लीट। खगकुल गाते मंगल से तात्पर्य क्या है। खगकुल पक्षियों की बात हो रही है, गाते मंगल, पक्षी मंगल चरण कर रहे हैं, पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, पक्षी हर्ष गीत गा रहे हैं, या पक्षी कुल की मंगल की कामना कर रहे हैं। तो पक्षियाँ यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
पक्षी यहाँ पर मंगल कुल की कामना नहीं कर रहे हैं। पक्षी कुल का कोई गीत भी नहीं गा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कुल का कोई गीत होता है और पक्षी उसी को गा रहे हैं। पक्षी मंगल चरण भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, हर्ष के गीत गा रहे हैं। अर्थात पक्षी जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इसलिए वह ऐसे गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है खुश होने की, तो खुशी में वह गीत गा रहे हैं, तो हर्ष के गीत गा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर हमें बताना है शास्त्रीय भाषाएं, और यहाँ कितनी शास्त्रीय भाषाएं दी हुई हैं? 6 भाषाएं दी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या है। संस्कृत, तमिल, डोगरी, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। हिंदी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर डोंगरी भी नहीं है, डोंगरी को कोई सांस्कृतिक भाषा के रूप में दर्जा नहीं मिला हुआ। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उड़िया, तो यहाँ पर मराठी नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये बिल्कुल एकदम राइट है। यहाँ पर 6 भाषाओं को क्या है, शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या दिया है। शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? शिक्षा में क्या हो रहा है, बहुभाषिकता की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। बहुभाषिकता, शिक्षार्थी अपनी भाषा में विद्यालयी शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। शिक्षार्थी अपनी सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं, जितने भी विषय हैं उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी जगह अंग्रेजी की पढ़ाई जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। शिक्षार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं और क्या करते हैं, विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं, ये बात भी गलत है। अंग्रेजी सब जगह नहीं पढ़ाई जाती है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। शिक्षार्थी कक्षा 1 ही से अंग्रेजी सीखते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं, 1 ही कक्षा से अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर से भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम अपना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी माध्यम नहीं अपनाते हैं, सभी में सेम बात आ रही। मैं यही बोले जा रही हूँ आपको तब से। ऑप्शन देख लेते हैं क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सबसे सुटेबल और करेक्ट यहाँ पर बैठ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। बहुभाषिकता का अर्थ यही होता है, शिक्षार्थी क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में जो है विद्यालय शिक्षा को आरंभ करते हैं। बच्चा क्या करता है, जब शुरू में आता है विद्यालय में, सबसे पहले कौन सी भाषा सीख कर आता है, मातृभाषा, जो वो है यहाँ बोली जाती है, जिस भी संस्कृति से वो आ रहा है। और उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो उसमें और भाषाएँ जुड़ती जाती हैं। जैसे कि क्लास में और दूसरे लैंग्वेज के बच्चे हैं, कोई उसका मित्र बन गया, पंजाबी बच्चा है तो वो पंजाबी उसको सिखा देगा थोड़ी थोड़ी। ऐसे ही एक बच्चा क्रिश्चियन है तो वो उसको अपनी लैंग्वेज सिखा देगा, कोई मुस्लिम बच्चा है तो वो उसको उर्दू सिखा देगा। तो ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं एक दूसरे से भी भाषा सीखते हैं और क्लास में तो भाषा सीखते ही हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा इंग्लिश, हिंदी और अदर भाषाएं जो सिखाई जाती हैं वो सब सीख लेते हैं, तो इसको ही बहुभाषिकता बोलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है? तो हम कह रहे हैं कि बहुभाषावाद जो है विद्यालयी शिक्षा में एक संसाधन के रूप में है, जिससे कि बहुत सारी भाषाएं विकसित होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण हो। शिक्षण तो आप कर ही नहीं सकते, इतनी सारी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में सिखाएं, आप सब्जेक्ट के रूप में उनको पढ़ाएं, तो ऐसा संभव नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाता है। लचीली भाषा शिक्षा नीति को स्वीकृति, ऐसा भी नहीं है भाषा नीति लाएंगे उसके लिए आप। कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, जो शिक्षार्थी हैं वो अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। बहुभाषावाद को शिक्षण की विधि के रूप में नहीं अपनाया जा सकता, वो मैं भी ऊपर वाले ऑप्शंस में भी यही बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो सबसे परफेक्ट और फिट बैठता है, जो सुटेबल आंसर है, वह है कक्षा में शिक्षार्थी जो हैं क्या करते हैं, अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था। जो बच्चा जिस क्षेत्र से आता है, जैसी लैंग्वेज बोलता है, तो साथ वाले बच्चे को भी वही लैंग्वेज सिखा देता है। एक दूसरे से मित्र एक दूसरे की लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कक्षा में शिक्षार्थियों की जो भाषा है उसका प्रयोग अगर होता है, बच्चे अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बहुभाषावाद को क्या करते हैं, एक संसाधन के रूप में मान लेते हैं।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 9। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है वह उस भाषा को बोलने व उसका प्रयोग करने के लिए कुछ समय लेती है। क्या करती है? वह उसने कोई नई भाषा सीखी है तो उसके लिए वह पॉज ले रही है, कुछ सोच रही है, कुछ चुप रह रही है। इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है? अवलोकन अवधि में, अवलोकन नहीं कर रही है, मौन अवधि में, चुनौतीपूर्ण अवधि में, या बबलाना अवधि में। तो ये सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौन अवधि। अर्थात कोई लैंग्वेज बोलने से पहले या कोई बात बोलने से पहले वह क्या कर रही है? पॉज ले रही है, अर्थात मौन हो रही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक अध्यापक गर और भर के से अंत होने वाले शब्दों जैसे कि विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों के इन जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है? तुलनात्मक जोड़े। यहाँ पर तुलनात्मकता की बात हो रही है, तुलना हो रही है। चलिए ये बात तो गलत है, तुलना यहाँ पर नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं बी। बी में क्या कह रहे हैं? बी में कह रहे हैं विपरीतात्मक जोड़े हो रहे हैं, तुलनीय जोड़े हैं, या विषम जोड़े हैं। तो यहाँ विपरीत नहीं है एक दूसरे के, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तुलना भी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विषम जोड़े हैं। ये एक दूसरे से विषम हैं, अलग हैं एक दूसरे से, इनसे कोई आपस में कोई मतलब नहीं होता है। विदर्भ और विसर्ग जो भी बोला जा रहा है वो दोनों अलग अलग शब्द हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। 11 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ए टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू क्लास 3 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। क्या करता है एक टीचर जो है क्लास 3 के बच्चों क्या करता है? एक स्टोरी सुनाता है इंग्लिश में। देन सी आस्क्ड स्टूडेंट टू रिटेल द स्टोरी इन देयर मदर टंग इन ग्रुप्स। फिर क्या करता है? वो बच्चों को बोलता है कि जो उसने स्टोरी उनको पढ़कर सुनाई है वह बच्चे जो हैं उसको अपनी मातृभाषा में बोलें और ग्रुप में बोलें। सी इज़ प्रमोटिंग, तो वह क्या प्रमोट कर रही है? हमें बात हो रही है कि ग्रुप में बोलने के लिए अपनी जो स्टोरी सुनाई गई है उसको ग्रुप में बोलने की बात हो रही है। तो टीचर क्या प्रमोट करती है? थिंकिंग स्किल प्रमोट कर रही है। थिंकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, उसको स्टोरी बोलने के लिए बोला जा रहा है बच्चों को अपनी मातृभाषा में। मल्टीलिंग्विज्म हो रहा है। बी में देख लेते हैं मल्टीलिंग्वलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म, स्टोरी रीडिंग। तो बाइलिंगुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टोरी रीडिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है मल्टीलिंग्वलिज्म की। मल्टीलिंग्वलिज्म मतलब बहुभाषिकता। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है बहुभाषिकता। अर्थात बच्चे जो हैं सभी बच्चे ग्रुप में बोलेंगे। कभी एक बच्चे का नंबर आएगा, फिर दूसरे बच्चे का नंबर आएगा, तो सब अपनी अपनी भाषा में उसको बोलेंगे स्टोरी को। तो यहाँ पर बहुभाषावाद की बात हो रही है, इससे बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12। नंबर 12 में दिया हुआ है द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ ए चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाई। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसे डेवलप हो सकती है एक बच्चे में, तो हमें ये बताना है। तो हमें भाषा दक्षता बच्चे में कैसे आती है वो समझा रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं इसके। कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स डेली। अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्या करना है? डेली 10 नए वर्ड देने हैं। ये बात सही नहीं है। भाषा में दक्षता बढ़ानी है, तो सब देने से तो कुछ होना नहीं है। प्रैक्टिसिंग इन रियल लाइफ की जो बातें होती हैं उसको प्रैक्टिस करें, अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। जो उसने सीखा है, पढ़ा है, उसको जाकर अपने घर आसपास में बोले। सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क करें, उसको सिचुएशन दी जाए, उसके बेस उसको टास्क दिए जाएँ कि कोई भी चीज़ें दी जाएँ और उनको बोलने के लिए कहा जाए। एक पैराग्राफ बता दिया जाए या कोई बात पूछी जाए बच्चे से और उसको बोला जाए कि इसको अपने जो भाषावाद मतलब अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए अपने शब्दों में बोलो। तो सिचुएशन बेस्ड टास्क करेगा तो बच्चे की लैंग्वेज जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पर दिया है रिसाइटिंग द पोएम्स इन चोर्स, रीडिंग द टेक्स्ट इंडिविजुअली एंड इन चोर्स आफ्टर द टीचर। ये सब गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। क्या करना है? सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क करने हैं और रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब भाषा में दक्षता बच्चे की बढ़ जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं द टर्म बेसिक्स एंड कैल्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाई।
बेसिक और कैल्प्स वर इंट्रोड्यूस बाई, किसने दी थी ये, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं लेव वाइगोत्स्की, पेनानी, जिम क्यूमिन्स या जीन पियाजे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिम क्यूमिन्स। जिम क्यूमिन्स ने दिया था ये वर्ड। जो इसका क्या अर्थ होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। और बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली या किसी से फ़ोन पे बात करते हुए या खेलते हुए जिन भाषा का यूज करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर कैल्प की बात हो रही है, तो कैल्प की फुल फॉर्म क्या होती है, कैल्प का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर एकेडमिक की बात हो रही है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात हो रही है, अर्थात बच्चा जहाँ पर पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, जैसे स्कूल हो गया, कोई शैक्षणिक संस्थान हो गया, या कोई किसी का ऑफिस हो गया मान लीजिए, वहाँ की बात हो रही है। ऑफिस में कैसी भाषा बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल एकदम ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं ना जो किताबी भाषा होती है। और स्कूल में भी कैसी लैंग्वेज बोली जाती है, जो किताबी भाषा होती है, अर्थात जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो ये उसकी बात हो रही है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और आप कभी भी इसके जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको गलत नहीं करेंगे। आप यहीं से समझ जाएंगे बेसिक, और यहाँ पर दिया हुआ है ये जो एकेडमिक, ये दोनों चीज़ों से आप इनका डिफरेंस कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ग्रामर, प्रत्येक लैंग्वेज क्या करती है, अपनी व्याकरण रखती है, ग्रामर रखती है, बात सही है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट की बात हो रही है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। ए इज़ करेक्ट है और बट सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे बोल रहे हैं कि कैसे करेक्ट है और कैसे करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज स्क्रिप्ट की। तो लैंग्वेज स्क्रिप्ट क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ, आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ क्या होता है। लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो होती है वो होती है लिपि, किसी भी भाषा की लिपि। लिपि का मतलब होता है कि लिखने वाली, जिसमें भाषा को लिखा गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है लिखने वाली। तो ऐसा तो होता नहीं कि हर भाषा जो है लिखने वाली होती है। हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं तब हम वहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं बोलने की भाषा वहाँ पर अलग होती है और लिखने की भाषा वहाँ अलग होती है। तो यहाँ पर लिपि की बात हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि जो भाषा बोली जाती है वो लिखने वाली भी होती है। तो हर भाषा जो है अपनी लिपि नहीं रखती है, बट ग्रामर ज़रूर होती है। हर भाषा में क्या होती है, अपनी व्याकरण होती है, कुछ नियम होते हैं हर भाषा के, तभी वह बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और बी इज़ नॉट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी बट नॉट कल्चर। लैंग्वेज रिलेट करती है सोसाइटी से पर कल्चर से नहीं करती, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। लैंग्वेज जो है कल्चर से भी रिलेट करती है, सोसाइटी से भी करती है। कल्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो कल्चर है उससे रिलेट करती है, तो ये बात यहाँ पर सही है। अब यहाँ देख लेते हैं कौन सी बात आ रही है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन दिया है सी, द सिंबल दैट आर नॉट वोकल, ऐसे चिन्ह जो बोले नहीं जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर हो जाएगी रॉन्ग। ऐसी कोई बात नहीं होती जो चिन्ह ऐसे हों कि बोले ना जाएं और वो सिंबल हो। द रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज सो डायलैक्ट इज़ नॉट लैंग्वेज, रिटन फॉर्म होती है डायलैक्ट ऑफ नॉट लैंग्वेज की, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कल्चर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का कल्चर जो है होता है वो क्या करता है, भाषा उससे रिलेट करती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो कल्चर होता है, जो भाषा आपके यहाँ पर आसपास में बोली जाती है, तो वो भाषा पर प्रभाव डालती है, भाषा उसी से जुड़ी हुई होती है। इसी के साथ आज की क्लास होती है कंप्लीट। बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। और आपसे एक ज़रूरी बात भी मुझे शेयर करनी थी, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता और आप चाह रहे हैं कि मैं उसको थ्योरेटिकल टॉपिक को भी डिस्कस करूं, तो मैं आपके लिए ऐसा कर सकती हूं। प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और बताइएगा कि मैं प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कोई टॉपिक हो तो जो क्लियर नहीं है, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है या EVS के कुछ टॉपिक हैं
तो आप चाहते हैं कि मैं उनको डीपली आपको एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और बताइए, तो मैं उस पर काम करती हूँ और मैं आपको वो करवा देती हूँ। वैसे मैंने कुछ ईवीएस के टॉपिक डिस्कस किए भी हुए थे जो बार बार पेपर में आते हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, 100% उन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।